आप जैसे नेता, काशी सिंह एरी जैसे नेता, तमाम जो भी आप बड़े नेता हैं, आपको कोई सामने से कुछ कह दे, आप हाथ जोड़कर किनारे चले जाते हैं। ये यूकेडी में जो नई पौध आ रही है, इसको कहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है? ये जाकर लड़ रहे हैं, गलत नहीं लड़ रहे, अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। ये कॉलर भी थाम लेते हैं दूसरे का। ये जोश कौन सी पाठशाला में यूकेडी दे रही है अपने कार्यकर्ताओं को? लोग अभी तक लोगों को ये उम्मीद रहती थी कि बड़ी पार्टीज हैं, बड़े नेता हैं, दिल्ली में इनका राज है, तो ये उत्तराखंड के लिए बेहतरी करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ लूट खसोट का तंत्र चला और आज तो हालात यहाँ तक हमारे ख़राब हो गए हैं। कोई विकास का कोई बड़ी योजना आती है तो लोग कहते हैं ये खास तरीके का जो तंत्र है ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। इधर सरकार तो कह रही है परिवार काट देंगे। अब जो 15 साल में पिछले उत्तराखंड में रह रहा है, वो उत्तराखंड का एक तरह से नागरिक हो गया। हम उसको सरकार कर रही है तैयारी। जब जब उत्तराखंड क्रांति दल मूल निवास की बात करता है, तो मैदान के लोग और वो लोग जो अभी अपने किसी व्यवसाय के लिए या अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड आकर रह रहे हैं, वो यहाँ रहना चाहते हैं, उनको क्या आप एक झटके से अपने से दूर कर देते हैं? उसका कैसे बैलेंस बनाएंगे? कुछ ही सालों में हमारे 29-30 पुल, अभी मैं पढ़ रहा था, उससे भी ज़्यादा होंगे, तो आपने बनाए कुछ दिनों में गिर गए। तो ये हालात हैं हमारे भ्रष्टाचार के। ये हालात हमारे जो प्लानिंग के स्तर पर भी इतनी कमी आई है, एग्जीक्यूशन के स्तर पर इतनी कमी आई है, तो लोग इस बात को अपने घर घर तक देख रहे हैं। दिल्ली से अगर राज करके दिल्ली से आप मुख्यमंत्री बिठाएंगे, दिल्ली से मंत्री बिठाएंगे, उसका जो कमिटमेंट यहाँ की जनता के प्रति होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। और 100 दायित्व तो दे दिए, अभी भी आप सवाल कर। अब इधर देखिए, कभी हमें याद है जब हम लोग विधायक थे, नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी, खैर हम तो तब भी विपक्ष में थे, तब कुछ दायित्वधारी आए तो बड़ा हल्ला, बहुत बड़ा हल्ला हुआ था ये पूरे प्रदेश के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी, इतना बड़ा हल्ला हुआ। लेकिन अब देखिए आज संख्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अगर अनुच्छेद 371 की बात करें तो काम लेकिन बहुत पेचीदा है सर। कैसे हो पाएगा? बिना केंद्र की मदद से आप ये काम कर नहीं सकते, तो कैसे जनता को समझाएंगे? आपको 10-12 मंत्री कुल बनाने हैं, 12 मंत्री आपके मैक्सिमम जो नया कानून है, आपने तो वो भी नहीं बनाए। 12 मंत्री भी अब आपने बनाए चुनाव से 6-7-8-10 महीने पहले बनाए। ये इस बात का द्योतक है कि आप लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए गंभीर नहीं। सल्ट में जिस प्रकार से एक विधायक वहाँ है, नेता गलियाए जा रहे थे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक हैं। अब बताइए, लोग अपनी बात करेंगे, सवाल अगर आपसे सवाल करने के लिए तो जनप्रतिनिधि हैं, किससे सवाल करेंगे? कालाडूंगी से चुनाव लड़ेंगे इस बार? 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है और इस दफा उत्तराखंड में एक तीसरे विकल्प की ओर क्या यूकेडी बढ़ रही है। हर दफा जब भी विधानसभा का चुनाव आया है, तीसरा विकल्प अचानक से निकलता है, लेकिन पहली बार ये लग रहा है कि एक पार्टी जो लंबे समय से जद्दोजहद कर रही है, चुनाव में जाती भी है, और इस बार क्या यूकेडी को जनाधार मिलता नजर आ रहा है, इसलिए उत्साहित यूकेडी भी है। और कल देहरादून में यूकेडी ने अपना एक जो, जिसे आप विजन डॉक्यूमेंट कह लीजिए, सामने चुनावी एजेंडा कह लीजिए, एक मसवदा तैयार किया है और इसे जनता के सामने रखा है। ये वो एजेंडा है जिसको लेकर पार्टी आगे चलेगी। मेरे साथ इस समय एक खास मेहमान आज मेरे पास पहली बार जय भारत टीवी में मौजूद है, जिनसे मैं लंबे समय से बात करना चाह रहा था किसी एक नेता से, तो वो थे डॉक्टर जंतवाल। और आप उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और पार्टी के लिए हमेशा झंडा डंडा लेकर चलने वाले नेता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। बहुत धन्यवाद जय भारत टीवी का और आपका। ये डॉक्यूमेंट दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत भी आपने की है। और अगर अनुच्छेद 371 की बात करें तो काम लेकिन बहुत पेचीदा है सर। कैसे हो पाएगा? बिना केंद्र की मदद से आप ये काम कर नहीं सकते, तो कैसे जनता को समझाएंगे? देखिए ऐसा है, एक तो आप जानते हैं 371 के बारे में हम पहले से भी चर्चा करते रहे हैं, लेकिन पहली बार हमने इस दस्तावेज में बहुत स्पष्ट तरीके से उसको रखा है। और ये संवैधानिक संरक्षण स्थायी रूप से उत्तराखंड को मिलना बहुत ज़रूरी है। जो राज्य के बनाने के हमारे उद्देश्य थे, चाहे पलायन की सबसे बड़ी बात है, रोजगार की बात है,
पूरे पर्वतीय क्षेत्र का जो स्थितियां आज हैं राज्य बनने के बाद, जिनको उम्मीद थी कि बहुत बेहतर होंगी, तो वो सारी चीज़ों को लेके हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया है। इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी कि लोगों को ये कैसे होगा, ये स्पष्टता के साथ हम लोग पहले मुझे लगता है इतना नहीं बता पाए थे। इसमें हमने वो सारे क्लॉजेस दिए हैं, कैसे आपने महाराष्ट्र में, गुजरात में जो पिछड़े क्षेत्रों के लिए 371 में प्रोटेक्शन दिया है, कर्नाटक में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए भी प्रावधान है। और इसी प्रकार से जो एक बहुत बड़ी चुनौती राजनीतिक क्षेत्र में क्योंकि जो उत्तराखंड की परिस्थितियां हैं, बड़ा भूभाग पर्वतीय क्षेत्र का है, वहाँ दुर्लभ परिस्थितियां हैं, आबादी छितरी सी है और कम्युनिकेशन भी कम है। तो जो हमारे डिलिमिटेशन के मानक हैं, जैसे पिछली बार भी हुआ, हमारी सीट्स घट गई, उससे भी असंतुलन पैदा हुआ। अगर इस तरीके से चलेगा तो उत्तराखंड राज्य बनाने का जो औचित्य था, जो इतनी शहादतें हुई, एक प्रकार से वो डिफीट हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें सिक्किम का उदाहरण लेते हुए 371F में ये कहा है कि जिस प्रकार से सिक्किम में कुछ सीटें उन्होंने रिजर्व की हुई हैं, वो कुछ भी हो उतनी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए रहती हैं, तो आज का जो रेशियो है उसी अनुपात में आप हमारी सीटों को फिक्स कर दें, मैदान और पहाड़ की, क्योंकि इसमें कोई वैसे मैदान पहाड़ का सवाल नहीं है। एक संतुलित और समृद्धशाली अगर आपको राज्य बनाना है, समान विकास करना है, तो इसकी आवश्यकता होगी। एक तो ये हमने इसमें रखा है, और भी खैर अगर मूल निवास का जैसे हमने रखा है, तो मूल निवास का अर्थ ये नहीं है जो यहाँ स्थायी निवासी हैं उनके हितों के खिलाफ नहीं है। सिर्फ बात यह है, जैसे मैंने अभी बताया कि पहाड़ के हालात ऐसे हैं, जो यहाँ के धरतीपुत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, और उनका बड़ा योगदान है यहाँ की भाषा, संस्कृति, यहाँ की अस्मिता को, यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को, यहाँ की पहचान को बनाने में। तो उनको, उनके साथ भी एक न्यायपूर्ण व्यवहार हो, इसलिए हम लोगों ने ये कहा है कि मूल निवास की आवाज़ तो हम पहले से उठाते ही रहे हैं। 26 जनवरी 1950 में जो लोग यहाँ रह रहे थे, जिनके पुरखे रह रहे थे, जो उनको एक मूल निवास का दर्जा दिया जाए, उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बने, फिर विधानसभा से उत्पर करिए, आप जानते हैं वो, तो उनको कुछ प्रायोरिटीज़ शिक्षा, रोजगार में, भूमि से संबंधित जो हस्तांतरण हैं या कारोबार में दी जाए, ताकि जो हमारा, क्योंकि पलायन यूँ ही रुकेगा नहीं बिना कुछ प्रयास किए हुए। तो ये, और ये बिंदु हमने उसमें रखे हैं, कुछ भूमि के रखे हैं। और ये आपका सवाल सही है कि लेकिन ये होता है कि अगर मैदान में अगर आपको जाना है, लोगों के बीच में जाना है, जितनी क्लैरिटी के साथ आप जाते हैं तो लोग भी उसको समझते हैं। तो हमारा इसमें आगे का प्रोग्राम बन रहा है, और ये तो हमारा एक प्रकार से जो हमारा उत्तराखंड संकल्प नए उत्तराखंड का एक पार्ट है। इसके बाद भी हम कुछ पार्ट्स और इसके लाएंगे, और इसीलिए एक नीति निर्धारण समिति अध्यक्ष जी ने बनाई थी, जिसका अध्यक्ष उन्होंने मुझे बनाया, और उसमें हमारे सारे सीनियर अध्यक्ष जी, एरी जी, सब लोग हैं, पुराने अध्यक्ष, सुरेश नेगी जो हमारे अच्छे नौजवान हैं, पढ़े लिखे, ये उसके संयोजक हैं। तो ये इसमें बना हुआ है। तो इसको अब हम ये विचार कर रहे हैं, जो सवाल आपका था, जो सवाल आपने उठाया है, ये बड़ा मौजूद सवाल है कि अब ये हमने बना तो दिया है, अल्टीमेटली तो जनता को तय करना है। तो इस करेंगे, फिर केंद्र की मदद चाहिए के नहीं, ये है, तो पहले तो ये है कि जनता की मदद की हमें आवश्यकता है। अगर जनता की हमें पूरी ताकत मिलती है, जैसा कि एक वातावरण बना है 25-26 सालों के बाद, उत्तराखंड क्रांति दल के लोग अगर आज देख रहे हैं, तो शायद उसका, उत्तराखंड क्रांति दल की भी अपनी खामियां भी रही होंगी, लेकिन उसके बाद भी अपने मुद्दों पर, राज्य बनने से पहले भी जो मुद्दे थे उस पर ये दल अड़ग रहा है, और उसके लिए इसने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। इसलिए लोगों ने 25-26 सालों में जो उम्मीद थी लोगों को कि हमारे जो सो कॉल्ड बड़े बड़े दल हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो छोटी चीज़ों से ऊपर उठ के जो राज्य की अवधारणा है उसके लिए काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का दिल्ली का तंत्र यहाँ चल रहा है, लोग समझ गए कि अब ये कोई बेहतर बदलाव या सार्थक बदलाव जिसकी कल्पना वो करते थे वो हो नहीं सकता। इसलिए उनकी नज़र में आज उत्तराखंड क्रांति दल एक प्राथमिकता के तौर पर आ रहा है, उसके इतिहास को देखते हुए और उसका यहाँ के इश्यूज़ के लिए जो कमिटमेंट है उसको देखते हुए। और ये सब आप लोग भी जानते हैं, चारों तरफ ये आवाज़ आ रही है। तो इन बिंदुओं को लेकर अब हम लोगों के बीच में पहले तो यहाँ जाएंगे, अपनी ताकत बढ़ाएंगे। जब आप असेंबली में ताकत आपकी होगी, ये तो ये है, इन मुद्दों के लिए आपको
जनता की ताकत इसलिए चाहिए ताकि आप विधानसभा तक पहुँचें, फिर जो भी कमेटीज वो करो बनेगी, जैसे आप प्रस्ताव बना के केंद्र तक जाएं। अगर इतनी बड़ी ताकत मिल जाती है केंद्र, फिर क्योंकि कोई हम वित्तीय अलग से वित्तीय वो नहीं मांग रहे हैं उनसे, हम तो केवल संवैधानिक संरक्षण चाह रहे हैं। तो इसलिए जब इतने हमारे 371 में संशोधन हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ अगर यहाँ हमको यहाँ ताकत मिलती है तो यहाँ के प्रबुद्ध और जनता के साथ मिलकर, और देश का बुद्धिजीवी भी इसमें आपका साथ देगा। तो ये हमारी योजना है। एक सवाल ये उठता है सर इसमें, मूल निवास की जब आप बात कर, इधर सरकार तो कह रही है परिवार काट देंगे, अब जो 15 साल में पिछले उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंड का एक तरह से नागरिक हो गया, हम उसको सरकार कर रही है तैयारी। जब उत्तराखंड क्रांति दल मूल निवास की बात करता है तो मैदान के लोग और वो लोग जो अभी अपने किसी व्यवसाय के लिए या अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड आकर रह रहे हैं, वो यहाँ रहना चाहते हैं, उनको क्या आप एक झटके से अपने से दूर कर देते हैं? उसका कैसे बैलेंस बनाएंगे? देखिए ऐसा है, एक तो ये भ्रांतियां जो हैं बड़े दलों की डाली गई भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में। उत्तराखंड क्रांति दल का ये है कि ये प्रदेश एक समग्र रूप से संतुलित और समृद्धशाली राज्य बने, और उसके लिए विकास की क्या रणनीति हो। और ये सब लोग जानते हैं कि यहाँ का बहुत 80-85% हिस्सा पहाड़ का है, और इसलिए पर्वतीय राज्य के कारण ही हमको विशेष राज्य का दर्जा मिला, स्पेशल पैकेज मिला, जिससे यहाँ फैक्ट्रीज लगी। ये इसलिए मिला था कि जो पूरा पहाड़ का पिछड़ापन है पूरे राज्य का, स्पेशली पहाड़ आ गया, उसका पिछड़ापन है, जो दूर परिस्थितियाँ हैं वो दूर किया जा सके, और सीमांत राज्यों और ऐसी परिस्थितियों वाले सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। और टैक्स हॉलिडे भी इसीलिए मिला हमको। जो मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, उन दिनों अमर सिंह जी होते थे, मुलायम सिंह के साथ एक बड़े नेता थे, वो खासम खास थे। तो उनका एक बयान आया कि भाई आप रुद्रपुर में लगा रहे हो तो बिलासपुर और रुद्रपुर में क्या मतलब यूपी में क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? रुद्रपुर और बिलासपुर में तो कोई फर्क नहीं। उनका कहना ठीक था, लेकिन ये पर्वतीय प्रदेश होने के नाते दिया गया था। और जब उधम सिंह नगर में कुछ लोगों ने ये इसको उत्तराखंड से अलग करने की बात हुई, तब भी यूकेडी वहाँ गई, हम सब लोग थे, डॉक्टर पंत साहब, एरी जी, त्रिपाठी जी, तब भी ये बात आई थी बड़ी फैक्ट्रीज तो यहीं लगेंगी, तराई में, मैदान में लगेंगी। वहाँ तो जो हमारे पर्यावरण फ्रेंडली हैं या जो उस किस्म की चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जो होना तो ये पहले ही चाहिए था, पहली गवर्नमेंट ने इसको करना चाहिए था। उन्होंने 15 साल का एक क्राइटेरिया रखा कि 15 साल में आप स्थायी निवासी यहाँ के हो जाएंगे। तो जो स्थायी निवासी हैं उनको हर चीज़ में, किसी चीज़ में उनकी मुखालफत नहीं हो रही है। स्थायी निवासी अपना जो हक हकूक़ हैं, जो उनको व्यवस्थाएं हैं, वो तो चलती रहेंगी। वो ये है कि जो मूल निवासी हमारे हैं उनके लिए हम कुछ विशेष प्रावधान करेंगे, उनके पिछड़ेपन के आधार पर। उससे मैदान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या जो बाहर से जो कारोबार कर रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उनको इससे लाभ होगा। अगर पहाड़ में बढ़िया ढंग से कारोबार चल जाता है, उनको ये भी लाभ होगा। और दूसरा, जो आज एक स्थिति है, आप सब लोग देख रहे, पूरा पहाड़ खाली होकर आ कहाँ, अल्टीमेटली मैदान में आएगा। वहाँ के रिसोर्सेज पर भी उसका दबाव बनेगा, दबाव बढ़ रहा है। तो ये इसको इस नज़रिए से अगर लोग देखेंगे, जैसे बड़े दलों का हमेशा लोगों को बांट के राज करो वाला है, तो ये नहीं है। इसके पीछे तो एक समग्र संतुलित राज्य बने, और इसमें हमको सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। हम जहाँ भी आवश्यकता होगी चर्चा करेंगे। मुझे तो विश्वास है पर्सनली कि लोगों का पूरा सहयोग इसमें मिलेगा, और लोग चाहते भी हैं, कहते हैं भाई पहाड़ में आप ठीक करिए, मैदान के लोगों की भी ये भावना है। एक सवाल सर, आप इस समय, आपने तो लंबा वक्त आपने उम्र गुजार दी उत्तराखंड क्रांति दल में, कुछ बदलता हुआ आपको नजर आ रहा है पार्टी के स्तर पर? आज से 10 साल 20 साल पहले की स्थिति क्या थी, इस समय क्या हवा बदलती हुई नजर आ रही है? और मुझे ये भी बताइए, अगर उत्तराखंड क्रांति दल का कोई अपना इंटरनल सर्वे हुआ है तो वो आपको क्या दिखा रहा है उत्तराखंड की तस्वीर? देखिए, ये जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, और जो ये 25-26 सालों के बाद लोग, अभी तक लोगों को ये उम्मीद रहती थी कि बड़ी पार्टीज हैं, बड़े नेता हैं, दिल्ली में इनका राज है, तो ये उत्तराखंड के लिए बेहतरी करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ लूट खसोट का तंत्र चला, और आज तो हालात यहाँ तक हमारे ख़राब हो गए हैं, कोई विकास का कोई बड़ी योजना आती है तो लोग कहते हैं ये ख़ास तरीके का जो तंत्र है ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। और उसकी परिणति आप देख भी रहे हैं। कुछ ही सालों में हमारे 29-30 पुल, अभी मैं पढ़ रहा था, उससे भी ज़्यादा होंगे, तो आपने बनाए कुछ दिनों में गिर गए। तो ये हालात हैं हमारे भ्रष्टाचार के,
ये हालात हमारी जो प्लानिंग के स्तर पर भी इतनी कमी आई है, एग्जीक्यूशन के स्तर पर इतनी कमी आई है, तो लोग इस बात को अपने घर घर तक देख रहे हैं, इसलिए वो नए विकल्प की ओर देख रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल को उन्होंने एक आंदोलनकारी संगठन के रूप में लोगों ने देखा। जो नए नौजवान हैं उन्होंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी, देश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अब उनको लग रहा है कि दिल्ली से अगर राज करके दिल्ली से आप मुख्यमंत्री बिठाएंगे, दिल्ली से मंत्री बिठाएंगे, उसका जो कमिटमेंट यहाँ की जनता के प्रति होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, और ये काम उत्तराखंड क्रांति दल कर सकता है। इसकी परिणति ये है कि आज बहुत बड़ा एक बदलाव के लिए उत्तराखंड तैयार हो रहा है। ये ज़रूर है, उत्तराखंड क्रांति दल के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जो एक ये चारों तरफ ये कहें एक उद्विग्नता, मंथन और लोगों में एक बेचैनी भी इसको कह सकते हैं, बेचैनी का जो वातावरण है वो एक सही दिशा में जाने के लिए तैयार है उत्तराखंड क्रांति दल के साथ। अब ये देखिए, जैसे आपने कहा चुनाव का जो परिदृश्य है, दल का भी बताता हूँ मैं आपको, चुनाव का जो परिदृश्य है, चुनाव में जिस प्रकार से बड़े दलों का जो प्रपंच चलते हैं, जो उनके तरीके हैं, अब उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उससे उत्तराखंड क्रांति दल एकदम इस प्रपंच के साथ तो लड़ नहीं सकता। अगर उत्तराखंड क्रांति दल को उत्तराखंड की जनता को अपनी जन भावना की सरकार बनी है, तो लोकतंत्र में असली बदलाव तो जनता ही लाती है। ये तो दिखाऊ बदलाव अलग है। तो ये जो पूरा एक मोबिलाइजेशन दिख रहा है, और उसमें जो नौजवानों का आपने बात का उत्तराखंड क्रांति दल में, इस बीच में नौजवान बड़ी संख्या में जुड़े हैं और वो काम भी कर रहे हैं, और ये है दल का उनके प्रति ये दृष्टिकोण है। कई बार ऐसा होता है यंग एज में थोड़ा चीज़ें इधर उधर भी हो जाती हैं। दल ये कोशिश कर रहा है कि वो बिल्कुल अपनी लीडरशिप को ठीक ढंग से चलाएं, ठीक ढंग से रखें, जहाँ खामियां हो रही हैं उसको ठीक करें, क्योंकि अल्टीमेटली दल को भी यंग लीडरशिप की ज़रूरत है, और यंग लीडरशिप आगे बढ़े, नेतृत्व की ज़रूरत है। ये लोग आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ एक देखिए एक नई किस्म का वातावरण बन रहा है। कल जहाँ हमने यहाँ एक ये उत्तराखंड नए संकल्प का एक दस्तावेज जारी किया, बड़ा कार्यक्रम था, सारे सीनियर लीडर थे। आप सल्ट में जिस प्रकार से एक विधायक वहाँ है, नेता गलियाए जा रहे थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं। अब बताइए, लोग अपनी बात करेंगे, सवाल अगर आपसे सवाल करने के लिए तो जनप्रतिनिधि हैं, किससे सवाल करेंगे? और जिस प्रकार की भाषा शैली थी, उसके खिलाफ दल एक हुआ और चारों तरफ बड़ी उसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई है, और बहुत बड़ी रैली कल वहाँ हुई है। और एक पक्ष जो है, जो एक सैन्य प्रदेश भी हम इसको कहते हैं, और इस बीच में बड़ी संख्या में जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उसमें ऑफिसर्स भी हैं, सारे लोग हैं। कल उन्होंने गैरसैंण में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, बड़ी संख्या में वो लोग वहाँ थे। तो ये तो इस बात का द्योतक है, वातावरण चारों तरफ है, और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की जनता भाई जो अपने सवालों को लेकर जागरूक तो रही है, तो हमें मानना पड़ेगा अपेक्षाकृत यहाँ 2027 में एक नया बदलाव आएगा, नया इनकलाब आएगा, ताकि जो उत्तराखंड राज्य की अवधारणा थी, जो लोगों की दुख तकलीफ हैं, दूर दराज के लोगों की और नौजवानों की, जो एक सबसे बड़ा जो माइग्रेशन का सवाल है, अब इन चीज़ों को माइग्रेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है बाहर। अब यह जो फोर्स्ड माइग्रेशन है, ये बड़ा कष्टकारक है। अभी आप देख रहे हैं बाहर कई बार लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती भी हो जाती है। तो ये अब शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बात भी आ रही थी कल। देखिए, जिन विद्यालयों से पढ़ के लोग कहाँ आगे तक निकले, उन विद्यालयों में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, देखिए ये विकास हो या शिक्षा हो, सारी चीज़ों में नई चुनौतियां, नई तकनीकी हमेशा आते रहती है। तो आपको आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप उन विद्यालयों को बनाने के बजाय आप विद्यालय बंद कर रहे हैं। आप नशा, एक और नशा रोको की बात कर रहे हैं, दूसरा आप ग्रामीण क्षेत्रों तक शराब की दुकानें ले जा रहे हैं। ये नियोजन हमारी समझ में नहीं आया। और ठीक है, आपका जो ये हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, देखिए आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मुख्य कारण है पलायन के। मतलब ये हर कोई जानता है, कॉमन बात है, और चीज़ों को हम छोड़ दें। तो पलायन आयोग की तो आवश्यकता थी नहीं, चलो उन्होंने बना दिया। तो ये बातें सभी जानते हैं, आप हम सब लोग जानते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं में आप मतलब सुधारने की और कहीं जा नहीं रहे। कहीं बिल्डिंग बना दी आपने, वो कर दिया, वो ठीक है, लेकिन जो भी रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो। आप कोई रिटायर्ड लोगों को लें, अब जैसे नैनीताल बीडी पांडे में एक MRI की मशीन किसी ने, संस्था ने डोनेट की। कुछ समय तक उन्होंने अपना आदमी भी, अब ऑपरेट नहीं। ऐसा कई जगह है, आपने रख दिया है और करोड़ों रुपये का नुकसान भी हो रहा है और जनता को लाभ। मेडिकल कॉलेज ये हाल है, बताइए। तो ये जो इतने विभाग, देखिए इनकी, इस सरकार की भी है सिंसियरिटी अगर होती, आपको 10-12 मंत्री कुल बनाने हैं, 12 मंत्री आपके मैक्सिमम जो नया कानून है,
आपने तो वो भी नहीं बनाए, 12 मंत्री भी अब आपने बनाए चुनाव से 6, 7, 8, 10 महीने पहले बनाए। ये इस बात का द्योतक है कि आप लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए गंभीर नहीं है। आप मंत्री बनाएं, मंत्रियों को पूरी जिम्मेदारी दें, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी तो चाहिए। 100 दायित्व तो दे दिए, अभी भी आप सवाल कर रहे हैं। अब इधर देखिए, कभी हमें याद है जब हम लोग विधायक थे, नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी, खैर हम तो तब भी विपक्ष में थे, तब कुछ दायित्वधारी आए तो बड़ा हल्ला, बहुत बड़ा हल्ला हुआ था ये पूरे प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी, इतना बड़ा हल्ला हुआ। लेकिन अब देखिए आज संख्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई है क्या। और दूसरा है कि इनकी उपयोगिता कितनी है। ठीक है, ये तो ये कहिए हम अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए कर रहे हैं, तो ये सरकारी खजाने का उपयोग, उनकी कोई उपयोगिता तो हो, कुछ उनके यहाँ कोई बैठक हो, उनके कोई बैठक के बाद कोई मंत्री उनकी बात मानता है, तो ये तो केवल एक अपने राजनीतिक लाभ के लिए राजनीति ये बनाए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं जहाँ बनाना होता है। राजनीतिक लाभ के लिए आप जनता के पैसे का, एक और तो कह रहे हैं आप पैसा नहीं है, परेशानियां हैं, बजट नहीं है कई जगह, दूसरी ओर ये जो किया जा रहा है, मैं सोचता हूँ ये प्रदेश के हित में नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं सर, वो मैं लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो मुझे ये बताइए कि आप जैसे नेता, काशी सिंह एरी जैसे नेता, तमाम जो भी आप बड़े नेता हैं, आपको कोई सामने से कुछ कह दे, आप हाथ जोड़कर किनारे चले जाते हैं। ये यूकेडी में जो नई पौध आ रही है, इसको कहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है? ये जाकर लड़ रहे हैं, गलत नहीं लड़ रहे, अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, ये कॉलर भी थाम लेते हैं दूसरे का। ये जोश कौन सी पाठशाला में यूकेडी दे रही है अपने कार्यकर्ताओं को? देखिए ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर जो परिस्थितियां होती हैं उनका आकलन भी करता है। अब जिस किस्म का वातावरण इन्होंने बनाया है, और जो खास तौर से उत्तराखंड के लोगों की उपेक्षा इसमें हुई है, उपेक्षा, लगातार उपेक्षित लोग होते रहे हैं, कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो छोटा राज्य तो इसीलिए बनाया था, प्रशासन जनता के नज़दीक होगा, कोई दुख तकलीफ होगी या कोई समस्या होगी, आपसी संवाद से उनका समाधान होगा, सरकार भी त्वरित कार्रवाई करेगी। ऐसा तो कहीं हो नहीं रहा, एक पर्टिकुलर ग्रुप है उसी की बात सुनी जाती है। तो इससे जो उपजा आक्रोश है, शायद नौजवानों को लगता है इनको जवाब देने का, जिस भाषा में ये चाहते हैं उस भाषा में जवाब दिया जाएगा, ये उसकी परिणति है। और मैं समझता हूँ वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसके अतिरिक्त तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि हम जब भी हम मिलते हैं, हम कहते हैं भाई हमको लोकतांत्रिक तरीके से, सही तरीके से अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए, लेकिन इन परिस्थितियों के लिए भी ये हमारी सरकारें ही जिम्मेदार रही हैं, जो आज उत्तराखंड क्रांति दल के नौजवान इस तरीके से आगे आ रहे हैं, और उनमें बदलाव की ललक है और वो करेंगे इसको इस बार। कालाडूंगी से चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए यों तो ये है कि अध्यक्ष जी ने एक बार ये बात कही कि भाई जब वातावरण इतना ज़्यादा है, अगर सीनियर लीडर नहीं चुनाव लड़ेंगे तो उसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में पिछले 3-4 साल मेरे थोड़ा कुछ दिक्कतें भी मेरे साथ थी, बहुत ज़्यादा संपर्क। अब इधर जाके बात करके इसको हम लोग बात कर रहे हैं, और देखते हैं अगर संभव होगा तो फिर चुनाव में जाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल निश्चित तौर पर चुनाव में जा रहा है और लगातार ये कह रही है पार्टी की 70 की सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सवाल बहुत थे मेरे पास अभी कि कांग्रेस के साथ क्या रहेगा, वो सब कुछ पार्टी तय कर चुकी है। पार्टी ने कहा है कि हम जो हमारी विचारधारा के साथ खड़ा मिलेगा, हम उससे तालमेल मिला सकते हैं। गठबंधन बहुत दूर की बात है, लेकिन 70 सीटों पर यूकेडी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। खुद डॉक्टर जयंतवाल, क्योंकि पहले कालाडूंगी से चुनाव लड़ चुके हैं, नैनीताल से विधायक रह चुके हैं, नैनीताल इनका गढ़ माना जाता रहा। अगर वो आरक्षित सीट नहीं होती तो आज आपको जयंतवाल नैनीताल से विधायक बने मिलते, लेकिन परिस्थितियां बदली। तो क्या बदलते माहौल में अब उत्तराखंड क्रांति दल इस दफ़ा 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़े मार्जिन, बड़े जनता के समर्थन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि अभी सोशल मीडिया में हमें दिख रहा है, भीतर क्या चिंगारी भड़कने लगी है, ये इलेक्शन आते आते हमें और साफ होता दिखेगा। कैमरामैन आशु के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।